Good morning, class. Am I audible? गुड मॉर्निंग मैम। Okay. आज का जो हमारा चैप्टर है वो है जॉर्ज पंचम की नाक। सब लोग निकाल लीजिए जॉर्ज पंचम की नाक। कृतिका से जॉर्ज पंचम की नाक, सब लोग निकाल लीजिए। इस कहानी का सार क्या है, कोई बताना चाहेगा? ये कहानी है क्या? कोई भी बच्चा ये कहानी क्या है, कोई बताना चाहेगा? जॉर्ज पंचम की नाक। मैम यह उस समय में स्थित है मैम जब भारत देश आजाद हुआ था और आजादी के बाद जो ब्रिटिश राज की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, तो वो भारत के दौरे पर आ रही थी। तो उनको खुश करने के लिए मैम भारत में जॉर्ज पंचम जो वहाँ के राजा थे, तो उनकी मैम मूर्ति लगाई जानी थी चौराहे पर। तो उस मूर्ति के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है कि उस मूर्ति बनाने में क्या संघर्ष किया गया, फिर उस मूर्ति में बनाने के बाद क्या क्या कठिनाइयां आई, मतलब इसी पे रिलेटेड है। और उसकी नाक नहीं बन पाई तो फिर उस नाक के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए। वेरी गुड चित्र। लेकिन इसमें बेटा ये है कि वो मूर्ति नहीं बनानी थी, मूर्ति ऑलरेडी थी भारत में। यस हम बताइए। मूर्ति पे नाक नहीं थी, इसलिए मूर्ति जब हमारा देश आजाद हुआ। यस हम बताओ पूरा। मैम उनके शान के खिलाफ होता कि एलिजाबेथ आती और रानी वो जॉर्ज पंचम की लाट पे नाक ना होती, तो इसीलिए मूर्तिकार को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि नाक का बंदोबस्त कीजिए। तो उन्होंने पहले फाइलें ढूंढवाई, तो फाइलें ना मिली, तो उन्होंने भारत के हर जगह पहाड़ों पे जाके वो पत्थरों का खोज किया, पर पत्थर ना मिला। उसके बाद उन्होंने ये बात थी कि हर फ्रीडम फाइटर्स की मूर्ति की चेक की कि उसकी नाक फिट हो जाए, वो भी ना। अंततः उन्होंने जिंदा इंसान की नाक काट के मूर्ति की जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगा दी। यस यहाँ पर बताया गया है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कुछ ऐसे तत्व थे जो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ों की कोई भी चीज़ भारत में रहे। तो क्या किया, किसी ने उनकी नाक पे कुछ ऐसा फेंक के मारा कि उस मूर्ति की नाक टूट गई थी, वो मूर्ति की नाक ना बची। और उसके बाद क्या क्या उस मूर्ति की नाक को लगाने के लिए किए गए जतन, वो इस पाठ में आपके सामने रखा गया है। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में पूरी कहानी समझाऊंगी, आप लोग आराम से सुनेंगे, ठीक है। और बीच बीच में मैं कुछ कुछ प्रश्न आपसे पूछती रहूंगी, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब ध्यान से इसको सुने, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। पाठ है आपका जॉर्ज पंचम की नाक। तो इसके सबसे पहले प्रस्तुत कहानी में उस समय के भारतीय सरकार की मानसिकता व्यक्त की गई है। वर्षों से हम जिसके गुलाम रहे, उन अंग्रेज़ों के भारत से चले जाने पर भी हमारी मानसिकता परतंत्रता से बनी हुई है। ब्रिटेन की ठसक इतनी है कि वहाँ की रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर अपने कामकाज छोड़कर उनके आगमन की तैयारी और स्वागत में संपूर्ण सरकारी तंत्र लग जाता है और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक लगाने के लिए अपनी नाक कटाने को तत्पर दिखाई देता है, ठीक है। इस प्रकार यह व्यंग प्रधान कहानी है। मैं आपको इस प्रकार से इसलिए कहानी समझा रही हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पाए कि इसमें कौन सा रस है, इसमें कौन सा रस उत्पन्न होता है। इस कहानी में ज़्यादातर जगह हास्य रस, क्योंकि यहाँ पे व्यंग किए गए हैं। किसके ऊपर? हमारे भारत की मानसिकता के ऊपर, कि हम आज़ाद तो हो चुके हैं लेकिन हम मानसिक रूप से अभी तक आज़ाद नहीं हो पाए कि वहाँ की रानी आ रही है तो हम अपनी नाक कटाने के लिए तत्पर हो गए हैं कि किसी तरीके से हमारी नाक उनके सामने बच जाए। अब है सबसे पहले रानी एलिजाबेथ के आगमन पर हड़कंप। अब इसमें क्या हुआ, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत पधारने वाली थी। उनके आगमन की चर्चा रोज लंदन के अखबारों में हो रही थी।
तैयारियां चल रही थी। रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कौन कौन सा सूट पहनेंगी इसे लेकर दर्जी परेशान था। उनके आने से पहले रानी ने सेक्रेटरीट आदि सुरक्षा की दृष्टि से दौरा कर लेना चाहते थे। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो गई थी। इंग्लैंड के अखबारों में जो खबरें छपती थीं वे सब वह खबरें दूसरे दिन हिंदुस्तान के अखबारों में दिखाई देती थीं, चिपकी हुई नजर आती थी कि रानी ने हल्के रंग का एक सुंदर सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, जिसका खर्च 400 पाउंड आया है। फिर तो रानी के नौकरों, बावर्चियों, खानसामों और अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां अखबारों में छपने लगी। यहाँ तक कि शाही महल के कुत्तों की भी तस्वीरें अखबारों में छप गई। इस तरह शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट होने लगी। ये जो लाइन है बेटा, इस तरह शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी, मतलब वहाँ पे बताया जा रहा था, वहाँ के अखबारों में न्यूज़ छप रही थी कि किस तरीके से रानी के आगमन की तैयारियां वहाँ चल रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे उसका हड़कंप मचा हुआ था। जो जो खबरें एक दिन पहले वहाँ छपती थी, दूसरे दिन यहाँ के अखबारों में चिपकी नजर आती थी। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि इस तरह शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी, राजधानी में तहलका मचा हुआ था, ठीक है। देखते ही देखते दिल्ली का काया पलट होने लगा। इतना सबको समझ में आया? Yes, ma'am. अगर इसमें से प्रश्न आता है रानी एलिजाबेथ का, उनके दर्जी का, तो आप लोग लिख सकते हैं कैसा सूट बनवाया गया था, कोई बताएगा? मैम हल्के रेशम के कपड़े का। हल्के रेशम के कपड़े का सूट बनवाया गया था। तो इस तरीके के प्रश्न भी आ सकते हैं। अब आता है इसके बाद जो हेडिंग है वो है जॉर्ज पंचम की नाक मुसीबत बनी। जॉर्ज पंचम की नाक कैसे मुसीबत बनी, सुनिए सब लोग। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक यकायक गायब हो गई थी। हथियार बंद पहरेदार गश्त लगाते रहे और लाट की नाक चली गई। हिंदुस्तान के जिन लोगों की नाक मूर्तियों से गायब हो गई थी वे तो अजायब घरों में, अजायब घर किसे कहते हैं मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। अजायब घर क्या होता है? म्यूजियम। म्यूजियम, म्यूजियम होता है, ठीक है बेटा। तो अजायब घरों में पहुंचा दी गई थी, किंतु रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक ना हो, यह कैसे हो सकता है? चिंता बढ़ी, मीटिंग बुलाई गई। सभी चिंतित थे कि यदि नाक नहीं है तो हमारी नाक नहीं रह जाएगी। मीटिंग में यह निर्णय के अनुसार, यस निधि, मीटिंग में हुए निर्णय के अनुसार एक मूर्तिकार को दिल्ली में हाजिर होने के लिए हुक्म दिया गया, ठीक है। एक मूर्तिकार को वहां पे बुलाया गया दिल्ली में। इतने में ही मूर्तिकार की आवाज सुनाई दी, ठीक है। हुक्म उपस्थित मूर्तिकार उपस्थित हुआ, उसे सभी उतरे चेहरे देखे। उसकी बुरी हालत देखकर मूर्तिकार की आंखों में ही आंसू आ गए। इतने में ही मूर्तिकार को एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने हामी भरी कि नाक लग जाएगी, आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। पर मुझे बताना होगा कि लाट का पत्थर कहाँ से लाया गया था। यह सुन सब हुक्मों एक दूसरे की ओर देखा और क्लर्क को बुलाकर उसे काम सौंपा गया कि पुरातत्व की फाइलें देखकर पता लगाओ कि यह लाट कब कहाँ बनी और पत्थर कहाँ से लाया गया। क्लर्क ने सभी फाइलें छान मारी पर कुछ पता नहीं चला। फिर हुक्कामों की सभा हुई, सबके चेहरे पर उदासी छा गई। एक कमेटी बनाकर उस नाक की जिम्मेदारी सब पर उस कमेटी पे डाल दी गई। उस कमेटी में जो जो इंसान, जो जो व्यक्ति थे, उन सब पे इसकी जिम्मेदारी डाली गई कि देखो कि इस लाट की जो पत्थर है नाक के लिए वो कहाँ से आया था, कौन से पहाड़ का वो पत्थर है।
पहले क्लर्क ने तो हाथ खड़े कर दिए, उसने सारी फाइलें छान मारी, लेकिन उसको ना पता चला कि इसका पत्थर कहाँ से आया था। ठीक है, फिर एक कमेटी गठित की गई। अब नेक्स्ट जो आपका आता है पॉइंट है पत्थर की खोज। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पत्थर की खोज। इसमें दिया है मूर्तिकार को बुलाया, मूर्तिकार ने आश्वासन दिया परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी की जान में जान आई। सभापति ने बड़े गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज़ देश के गर्भ में छिपी है, ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण अखबारों में छप गया। मतलब ये भी क्या हुआ, चर्चा का विषय बन गया, कितना अच्छा भाषण दिया गया है। ठीक है, मूर्तिकार पत्थर की खोज में निकल पड़ा। कुछ दिन बाद हताश होकर लौटा, पत्थर नहीं मिला। उसने सिर लटकाकर खबर दी कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। अब सोने पे सुहागा क्या हुआ, पहले तो हम लोग बड़ी अपनी डींगे मार रहे थे कि ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती, और क्या चीज़ थी, वो पत्थर ही हमारे हिंदुस्तान में नहीं मिल पाया जिसकी हम लोग डींगे मार रहे थे। ठीक है, वो पत्थर ही बाहर से आया हुआ था। अब सब परेशान, अब क्या होगा, ये नाक कैसे लगाई जाएगी। फिर उसके बाद है यहाँ पर आपने किसी नेता की मूर्ति की नाक उतार ली जाए। अगला पॉइंट है, आपने किसी नेता की मूर्ति की नाक उतार ली जाए। आपको सुझाव आता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि भैया पत्थर तो बाहर से आया है, अब मैं पत्थर लेने देश से बाहर तो जाऊंगा नहीं, ये भी नहीं पता कौन से देश का पत्थर है ये। ठीक है, तो क्यों ना ऐसा करें, ऑलरेडी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, तो हम किसी एक मूर्ति की नाक उतार लाएं और लाके इस मूर्ति पे लगा दें। और वो मूर्ति की नाक कहाँ से आएगी, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे जो नेता हैं, उन सबकी मूर्तियाँ हैं, तो क्यों ना उनकी मूर्ति से नाक उतार के लाके लगा दी जाए। अब देखिए, उतार ली जाए। सभापति ने फटकार लगाई जब मूर्तिकार ने एक और सलाह देने के लिए इस शर्त को कहा कि यह बात अखबारों में ना पहुँचे, अखबारों तक ना पहुँचे। अगर पहुँचेगी तो बहुत ही नाक हमारी और ज़्यादा कट जाएगी। सभापति की आंखों में कुछ चमक आई और चपरासी से सभी दरवाजे बंद करा दिए गए। मूर्तिकार ने सलाह दी, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे मैं उसकी नाक उतार लाता हूँ। यह सुनकर सब कुछ खुशी लौटने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, मतलब उन्होंने ना नुकुर नहीं किया। जहाँ उनकी नौकरी की बात आई, जहाँ उनकी आई कि भाई अपनी ठसक की बात आई, तो उन्होंने एक बार में ही इस चीज़ के लिए हाँ कर दिया। क्या आप लोगों के लिए तर्कसंगत है? क्या ये बात सही है कि अपने फ्रीडम फाइटर्स की, अपने नेताओं की नाक काट के हम उस नाक को बचाने के लिए लगा दें? आपकी क्या सोच है, राइट और रॉन्ग? नहीं लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपने ठसक को बचाने के लिए बड़ी कहा, बहुत ही आराम से बोला, ठीक है, लेकिन होशियारी से ये बात बाहर ना जाने पाए। ठीक है, मूर्तिकार देश दौरे पर निकल पड़ा। एक के बाद दूसरे प्रदेश, एक मूर्ति के बाद दूसरी मूर्ति की नाक टटोलने लगा, नापने लगा। दिल्ली से मुंबई से फिर उसके बाद दादाजी, नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, जहांगीर, सबकी नाकें टटोली। फिर उसके बाद गुजरात की ओर भागा। गुजरात में गांधी जी, पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और फिर बंगाल की ओर चला। वहाँ गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय, सबकी नाकों का नाप लिया। फिर बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश आया। आज़ाद, बिस्मिल, नेहरू, मालवीय की लाट के पास गया। घबराहट में मद्रास पहुंचा। जहां तहां मैसूर, केरल का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा और लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों का सामना किया।
और अंत में दिल्ली पहुंचकर अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियों को देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक से सबकी नाकें बड़ी निकली। मतलब जॉर्ज पंचम की नाक जो थी वो इतनी छोटी थी, जिसके लिए हम अपनी जान दिए पड़े थे, कि हमारे के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे नेता थे, उनकी नाकें बड़ी हैं, किसी की नाक उसकी नाक से छोटी नहीं है, जो हम कटवाने पे तुले पड़े हैं। ठीक है, मूर्तिकार से यह बयान सुनकर सारे हुक्काम हताश होकर झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने आगे और बताया कि मैंने सुना है बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42, इसको याद रखिएगा बेटा, ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, सन 42 के शहीद हुए बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद बच्चों की नाक फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहाँ भी पहुँचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। बताइए अब मैं क्या करूँ। सोचिए, हमारे नेताओं की तो नाक बड़ी है ही, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की, यहाँ तक कि हमारे जो बच्चे थे, बच्चों की जो मूर्तियाँ थी, उनकी नाक भी उससे बड़ी ही निकली, उसमें फिट ना होते थे, और हम तुले हुए थे अपनी नाक कटाने पे। मूर्तिकार की एक और सलाह, अगला पॉइंट है मूर्तिकार की एक और सलाह। क्या सलाह थी? मूर्तिकार हारने वाला नहीं था, क्योंकि उसको भी पैसों की जरूरत थी, आवश्यकता थी, तो हारने वालों में से तो नहीं था। राजधानी में अन्य सभी तैयारियां चल रही थीं। जॉर्ज पंचम की नाक को मलकर नहलाया, रोगन किया गया, तैयार की गई थी। सिर्फ नाक न होने के कारण बड़े बड़े हुक्कामों में खलबली मची हुई थी। उधर मूर्तिकार ने फिर शर्त दोहराई। कमरे के दरवाजे बंद किए गए, जिससे कमेटी बैठी हुई थी। मूर्तिकार ने एक नई योजना पेश की। नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से किसी एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। मूर्तिकार की इस नई सलाह से सब लोग सुनकर उसमें सन्नाटा छा गया, कमेटी में सन्नाटा छा गया। सबकी परेशानी देखकर मूर्तिकार ने कहा, आप लोग घबराते क्यों हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी कर मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की नाक लग रही है। ठीक है, तो अब यहाँ तक उतर आए कि पहले अपने नेता, राजनेता, हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो है, जो हमारी आज़ादी के लिए लड़े, उनकी नाक लगाने को, उन काट के लगाने के लिए तैयार, वो बड़ी निकली। फिर उसके बाद सन 42 में शहीद बच्चे थे, उनकी नाक लगाने के लिए तैयार, तो उनकी भी बड़ी निकली। अब कहाँ तक पहुँच गए कि ठीक है, इतनी हमारी जनसंख्या है, कोई ना कोई नाक तो, जिंदा नाक तो उसमें फिट हो ही जाएगी, तो वो जिम्मेदारी मुझ पर सौंपिए और मैं इसको नाक लगा के ही रहूँगा। और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और बोला जाता है, उसको क्या दी जाती है कि हाँ ठीक है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी। उस दिन अखबार सारे चुप थे। अब है जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। अगला जो पॉइंट है वो है जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर और साफ कर ताज़ा पानी डाला गया, जिससे जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी सूख ना जाए। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद बताए हल से परेशान था। उसने फिर जिंदा नाक लाने के लिए कमेटी में कुछ और मदद मांगी। उसे मदद यह कहते हुए दी गई कि उस दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। वह दिन आ गया और जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सभी अखबारों में खबर छपी कि जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। सब अखबार खाली। ठीक है, जिस दिन जॉर्ज पंचम के बुत पर जिंदा नाक लगाए गए, उस दिन देश में किसी उद्घाटन की खबर नहीं मिली, किसी ने फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट नहीं दिया, उसकी भी नौबत नहीं आई। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं किए गए। अखबार में किसी का चित्र नहीं छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। मतलब जहां अपनी डींगे मारी जा रही थी आए दिन, उनके कुत्तों की, उनके बावर्चियों की, कितने उनके बावर्ची साथ में आएंगे, सबकी खबरें छप रही थी।
आज जब अपने देश की नाक कट के उस पर लग गई तो सारे अखबार खाली थे, सन्नाटे में थे, क्योंकि उनके पास ना कोई सवाल था और ना ही कोई जवाब था इसको देने के लिए कि हमारे देश की क्या हालत हो गई है कि हम अपनी नाक कटा के, एक जिंदा आदमी की नाक कटा के इतने ज़्यादा नीचे गिर गए हैं कि हम उसको लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। समझ में आया सबको? पार्ट समझ में आया? कल हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और मैं चाहती हूँ कि मुझे सबसे इसका आंसर मिले, जो जो मैं पूछने वाली हूँ उसका आंसर मुझे सबसे मिले, ठीक है? तो इसलिए सब लोग तैयार रहिएगा। अब आपके अटेंडेंस का टाइम है। आद्या, यस मैम। तुम आद्या? नहीं, हम तैयार रहेंगे मैम, इसलिए। अच्छा। अहमद, आकर्ष, अक्सा, अक्सा को तो मैंने देखा था, ओके। अलजुफीन, अमरेंद्र, प्रेजेंट मैम। अनाबा, अनन्या जायसवाल, प्रेजेंट मैम। अनन्या जायसवाल, प्रेजेंट मैम। अंतरा, प्रेजेंट मैम। अनुष्का, अर्पित, अर्पिता, आस्था, प्रेजेंट मैम। अथर, अथर्व आर्य, अवंतिका, प्रेजेंट मैम। क्षितिज, प्रेजेंट मैम। ध्रुव, प्रेजेंट मैम। हाजरा, हर्षील, हर्षिल धवन, हर्षित श्रीवास्तवा, इंशारा आबिदी, इशिका, प्रेजेंट मैम। इसरा। ये इसरा कोई भी क्लास अटेंड नहीं करती है? कोई नहीं करता, सिर्फ हम और क्षितिज करते हैं। हाँ बेटा प्रभा, तुम तो सारी क्लास अटेंड कोई करते हो। बच्चे हम पूरी करते हैं। अच्छा। किंशुक, मोहम्मद अजलान, मोहम्मद मूसा, नमिता, प्रेजेंट मैम। निधि, नित्या, प्रेजेंट मैम। पाठ, प्रेजेंट मैम। प्रभात, प्रेजेंट मैम। प्रप्रीत, प्रेजेंट मैम। प्रखर, प्रेजेंट मैम। साहम, प्रेजेंट मैम। समीहा, प्रेजेंट मैम। श्रेया, सिद्धि, प्रेजेंट मैम। सौम्या, प्रेजेंट मैम। तनय, उन्नति, विपुल। ओके, तो कल हम लास्ट क्लास तक तो मैम 3 या 4 स्टूडेंट्स रहते थे बस। मैम मैं प्रभात, मैम प्रखर, निधि और मिया। मैम सिद्धि का नहीं, कुछ बच्चे हैं जो डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो तो दिखता है, लेकिन कोशिश किया करो बेटा लास्ट क्लास तक कर लो आप लोग। और अच्छी बात है आप लोग अटेंड कर रहे हो, लेकिन हम लोग भी ये चीज़ समझते हैं कि बहुत लंबा स्क्रीन टाइम हो जाता है, प्रॉब्लम होती है आंखों में, बट ये स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो जाता है, आई नो,
बट अभी तो करना है, जल्दी आप लोग के स्कूल खुल जाएंगे, जैसे ही खुलते हैं तो प्रॉब्लम ये वाली खत्म हो जाएगी, ठीक है? ओके, बाय बाय क्लास, गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय बाय, Have a nice day, ma'am. यू